का एक्टिव एनर्जी राइट लर्न के साथ इस बार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम में देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, वो जिन्हें एएलपी की तैयारी करनी है, जो एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जितना भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो एनटीपीसी या रेलवे में आने वाला है और उसके एग्ज़ाम कोई भी देने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम टेक्निकल बंदा भी देता है और बिना टेक्निकल बंदा भी देता है, नॉन टेक्निकल बंदे भी देते हैं। तो उसमें क्या है कि सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आए हुए क्वेश्चन ही आपको पढ़ा रहा हूँ। जो अभी तक रेलवे ने पूछे हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। फिर इनके हम बोर्ड पे पूरी रूप समझ लेंगे कि ये कैसे हैं। अभी हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और जो भाई मेरे जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं शायद उन्हें आता है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। शायद उन्हें कुछ आता हो पहले से। लेकिन जो भाई जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ और आगे से आगे वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोग कुछ मेरी हेल्प करें, जिससे मुझे पता लगे कि कमेंट में बोलें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की गति के नियम में क्या पूछ रहा है, देखो न्यूटन के 3 गति के नियम है। अगर वो कहे कि न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, याद रखना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ अलग अलग है। अभी हम फर्स्ट वाले को पहले समझते हैं। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले की बात हो रही है, न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहना चाहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, वह ऐसे रखी हुई है, तो वो किसी भी बाह्य बल के लगने और अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करेगी। ठीक है। ये हिलना नहीं चाहेगी। अगर ये रखी हुई है तो रखी ही रहना चाहेगी, अपने पे किसी भी बाह्य बल के लगने का विरोध करेगी, सरकने का विरोध करेगी। और अगर कोई वस्तु मूवमेंट में है, घूम रही है, लगातार घूम रही है, लग रहा है, तो किसी भी बाह्य बल के कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वह अपने रुकने का विरोध करेगी। ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से रुकना चाहूँ तो वो रुकने का भी विरोध करेगी। वो चाहेगी कि मैं रुकूँ ना, और इस बल को पीछे हटाना चाहेगी, यानी इस पर प्रतिक्रिया देगी। तो हमारा इसमें क्या होता है, तो पहला नियम क्या है कि जब भी कोई वस्तु, जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, ये गाड़ी की सीट है और इस पर बैठे हैं और ये पूरी गाड़ी है, तो ये गाड़ी जैसे ही पहियों से आगे चलेगी, इस तरफ चलेगी, तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएगा। जैसे ही ये इधर को चलेगी तो थोड़ा सा ये पीछे को ऐसे झुकेगा। ठीक है। गद्दी पे लग जाता है इंसान। तो इसमें क्या होता है कि वो अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी उसे आगे ले गई है, तो वो धरती की अपेक्षा धरती की उसी स्थिति में बने रहना चाहता है, बैठे रहना चाहता है। लेकिन गाड़ी ने उसे आगे को सरका दिया, तो वो पीछे को प्रतिक्रिया उस पर महसूस होगी। तो जड़त्व में रहना चाहता है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहता है। न्यूटन का पहला गति का नियम यही है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, जब एक बस अचानक रुक जाती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अचानक शुरू हो जाती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है। तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगेगा। पहला नियम, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे हम सीख लेंगे। पहला नियम को आसानी से सीखने का यही तरीका है। और इस नियम का, पहले नियम का नाम क्या है? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक है। क्योंकि वो जड़त्व अवस्था में रहना चाहती है। जड़त्व अवस्था में रहना चाहती है। जड़त्व मतलब स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जिस अवस्था में है उसी में ही रहना चाहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाया जाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होता है। अभी हमने जो पढ़ा है वो इसी से रिलेटेड। देखो, ये कोई पेड़ है। ठीक है। ये कोई पेड़ है और इस पर ये पत्ते लगे हुए हैं। तो ये जो शाखाएं हैं, ये तो पेड़ की टहनी से जुड़ी हुई हैं, और ये पत्ते हैं जो लटके हुए हैं ऐसे। ठीक है। तो इनमें से जिन पत्तों की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, वो क्या करेंगे, वो पत्तों में जो भी वजन है वो उसके अनुसार धरती की अपेक्षा स्थिर अवस्था में जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। और आपने यहाँ से पकड़ के पेड़ को ऐसे ऐसे हिला दिया,
तो हिलाने के बाद ये टहनियाँ ऐसे ऐसे हिली, तो टहनियाँ तो हिल गई, लेकिन ये पत्ते अपनी स्थिर अवस्था में बना रहना चाहेंगे। तो टहनी तो इससे छोड़ के अलग हो गई और पत्ता अलग हो गया। ठीक है, पत्ता यहीं बना रहना चाहेगा, और टहनी तो आपने तेज़ी से हिला दिया तो ये पत्ता टूट करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो वहीं रहना चाहता है। उसके साथ उसका संपर्क ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मजबूत नहीं रहा पत्ता। जैसे पीले पत्ते हो जाते हैं तो उसकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जड़ें कमज़ोर होने के कारण ना टूट के वो आपके जड़त्व के कारण टूट जाते हैं। आपने टहनी को जोर से पकड़ के हिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जड़त्व के कारण आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गति का तीसरा नियम। देखो, तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध है। तीसरे नियम में क्या होता है, जब तीसरा नियम इसने कह दिया है तो तीसरे नियम को समझ लेते हैं। तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। पहला नियम किसका कहलाता है, जड़त्व का नियम। तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरे की बात करेंगे अभी बीच में, पहले क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम समझ लो, क्रिया प्रतिक्रिया। देखो, जब किसी एक चीज़ पर ऐसे बल लगेगा तो वो चीज़ दूसरी तरफ से ऐसे ही उस चीज़ पर भी जो बल लगा रही है उस पर बल लगाएगी। जैसे कोई दीवार है तो दीवार क्या करेगी, इधर से तुम बल लगाओगे तो दीवार भी इधर से आप पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, जब तक कि आप इतना ज़्यादा बल ना लगा दे कि ये गिर जाए, इसकी सामर्थ्य से अधिक बल ना लगा दे, तब तक ये आप पे फोर्स उल्टा लगाती रहेगी। और जब आपका बल इसकी सामर्थ्य से ज़्यादा हो जाएगा तो ये गिर जाएगी। ठीक है, वो किसी भी मशीन द्वारा भी हो सकता है, आपका बल भी हो सकता है। क्योंकि कोई दीवार से मतलब मेरा ये है कि कोई ईंट पे ईंट रखी हुई है और दीवार बनी हुई है, उसके बीच में सीमेंट नहीं लगा हुआ, तब भी तो आप उस दीवार को गिरा सकते हैं ना। लेकिन एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिएगा जिससे वो गिर जाए। तो हमारा जो सूत्र होता है, गति का तीसरा नियम जो होता है, वो किस किस के बीच संबंध होता है गति के तीसरे नियम में। गति के न्यूटन के प्रत्येक क्रिया के बराबर, देखो यहाँ पे इसे पढ़ लो। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तीसरा नियम किसी वस्तु की स्थिति और वेग। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति और वेग। जैसे एक बात और याद रखना, जो हमारा अंतरिक्ष में यान छोड़े जाते हैं उसमें गति का तीसरा नियम का ही प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि अंतरिक्ष यान छोड़ने में न्यूटन का कौन सा लॉ काम करता है। तो अंतरिक्ष यान छोड़ने में हमारा न्यूटन का जो ये रॉकेट ऊपर को ऐसे ही जाएगा तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम ही लगता है। जितना रॉकेट पीछे को बल लगाता है उतना ही रॉकेट आगे जाता है, उसकी स्थिति बदलती चली जाती है। जितना वेग उसमें होगा उसकी स्थिति बदलती चली जाएगी, ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है और 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। अब ये जो चीज़ है ये हमारी संवेग पे निर्भर करेगी। संवेग जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग हमने पढ़ा है पहले, तो दोनों का ये दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ है। तो इसमें क्या होता है, संवेग बराबर होता है। तो द्रव्यमान गुना वेग, ये द्रव्यमान पिस्तौल का है, ये द्रव्यमान गोली का है, तो दोनों के संवेग बराबर होंगे। ठीक है, तो 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, तो 3 गुना वेग कितना है 180, बराबर में 40 किलोग्राम की गोली है 40 ग्राम की, तो ग्राम से इसे किलोग्राम में बदल लेंगे तो 0.40 लिख लेंगे। और कितना है इसका पिस्तौल का प्रतिघाती वेग पूछा है, पिस्तौल से इतने वेग से। अच्छा, 3 किलोग्राम की पिस्तौल है और पिस्तौल का पीछे को हटने का वेग हमें नहीं पता, क्योंकि जब भी गोली बंदूक से छोड़ी जाएगी तो गोली का जितना संवेग के साथ गोली आगे बढ़ेगी उतनी ही संवेग के साथ ये पिस्तौल भी पीछे हटेगी। ठीक है, तो उसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना वी बराबर 180 गुना 40। ठीक है, 3 से 40 को हम पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में बदलेंगे। 3 इधर आ जाएगा यहाँ से हट के, 3 6 18, 6 चौक 24, 2.4 इसका आंसर आ जाएगा वी का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये माइनस में क्यों है, क्योंकि इसने पूछा है पिस्तौल का संवेग, तो गोली का संवेग हमेशा प्लस में होगा, गोली का जो वेग होगा वो प्लस में आएगा। गोली आगे की तरफ जा रही है, पिस्तौल जो झटका मारती है वो पीछे की तरफ मारती है, तो पीछे की तरफ जब ऋणात्मक में कार्य हो रहा है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा।
किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? देखिए, संवेग परिवर्तन में दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसको न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। जब भी संवेग की बात आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो जाएगा। संवेग का उसी में काम है, संवेग बराबर होता है, समानुपाती होता है ना, मैंने बताया। ठीक है, ये चीज़ देख लो। यहाँ पे देखो, पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम संवेग का नियम है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार हमें अंतरिक्ष में यान वगैरह छोड़े जाते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार हमारी पिस्टल से गोली वगैरह देखी जाती है, तो संवेग बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, तो मैंने बताया है संवेग से संबंधित है। अब तो कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बल के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। 9 बलों के प्रभाव को समझना। हाँ, बलों के प्रभाव को समझना। संवेग जो होता है बल का प्रभाव, इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इधर। ठीक है, तो बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण। तो दूसरे नियम का जो समीकरण होता है F बराबर m में होता है। ठीक है, दूसरे नियम का F बराबर m में बल जो होता है द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। ये न्यूटन की दूसरे नियम, गति का दूसरे नियम के अनुसार लिखा जाता है। F बराबर m में न्यूटन की दूसरा नियम है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा उससे ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा पता है या नहीं, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी बातें पता हो कि न्यूटन की तीनों नियमों में क्या है। न्यूटन का कौन सा गति लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंकी हुई गेंद को टकराकर वापस आने में मदद करता है? तो मैंने बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो, जितनी वेग से उसने उस पर धक्का लगाया दीवार पे बॉल ने, और दीवार ने उतने ही वेग से वापस उसे भेज दिया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी तीसरा नियम काम करेगा यहाँ पे। कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो देखते हैं कौन सा है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु बल इधर को लग रहा है तो वस्तु पर जो कार्य होगा वो इधर को होगा, अलग अलग दिशाओं में कार्य होगा। ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार बल अगर इधर लग रहा है तो क्रिया इधर होगी। तीसरा नियम ऐसा कहता है। ठीक है, रॉकेट पीछे को बल लगाता है और वो जाता क्या है, किधर है, विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, विपरीत, इसीलिए इसे तीसरा नियम कहते हैं। विपरीत दिशा का होना जरूरी है। अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशाओं पर लागू होता है बल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। गति के तीन नियम इनमें से किस के द्वारा प्रतिपादित किए गए? अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। प्रिंसिपिया एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने अपने पूरे तीनों नियम दिखाए थे लिख करके। तो पहले नियम के अनुसार ये बातें हैं, आप देख सकते हैं। विराम अवस्था में है कोई वस्तु तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, दूसरा नियम है गति का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, अगला है क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो तीनों नियम हमने पढ़ लिए हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो हमने 3 नियम पहले ही हमने देख लिया है। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखी थी या प्रकाशन कब किया था? 1687 में कर दिया था। ठीक है, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था? ये भी वो सिंपल सवाल है, न्यूटन जी ने दिया था। आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम था। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है। ठीक है, बल द्रव्यमान और त्वरण में संबंध सेकंड नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? इनसे हम संवेग निकाल सकते हैं तीनों से, इसलिए संवेग परिवर्तन नियम भी कहलाता है। एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो बल के। ठीक है, सेकंड वाला है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर F बराबर m में है ना, और m गुना। ठीक है,
द्रव्यमान गुना वेग से मतलब है, तो संवेग परिवर्तन की दर को हम बल के समानुपाती होता है। अगला देखते हैं, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। तो किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, ये सीधा सीधा समझने वाली बातें हैं। कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से गलत कथन बताना है। तो गलत कथन हो जाएगा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। एक यात्री को क्यों लगेगा भाई, सबको लगेगा। ठीक है, एक यात्री को क्यों लगेगा। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, चलती बस से कूदेगा गिर जाएगा, ये भी सही है। एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय बाद घूमता रहता है, कुछ समय तक घूमता रहता है, ये भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक व्यक्ति यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, रुकने पर आगे की ओर। ठीक है, तो रुकने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, ये गलत है। रुकने पर पीछे की ओर नहीं धक्का लगता, चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा न्यूटन होता है, ठीक है, बल जो होता है वो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, इसे ही हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा है, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है, जिससे वे कंबल का अनुभव करे। ठीक है, सी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो काम हो रहा है ये कौन से नियम के अनुसार हो रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार होता है। ठीक है, जिससे संवेग परिवर्तन संवेग के नियम के अनुसार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बता दिया है, गति के दूसरे नियम का पालन होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। हमेशा याद रखना, जो जिस बंदूक से गोली छोड़ी जाती है उससे गतिज ऊर्जा या गति उसकी राइफल की जो पीछे की तरफ होती है वो हमेशा कम होती है, गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि गोली का वजन कम है और जिस चीज़ का वजन कम होता है उस चीज़ का वेग ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस चीज़ का वजन कम होगा उस चीज़ का वेग ज़्यादा होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है। तो संवेग में हम क्या देखते हैं, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो जब इसका वजन ये कम हो गया तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा, क्योंकि हमें उसके बराबर रखना है जो हमारा पीछे की तरफ बल लगा है। इतनी बात समझ में जिससे आ रही है वो कमेंट में लिखे कि हाँ आ रही है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। अभी हमने देखा था F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। तो इसने पूछा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। हमने बताया जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, सीधी सीधी बात बताई मैंने। तीसरा जो नियम है वो रॉकेट पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। नाविक, जैसे ये नाव है और इसमें कोई नाविक था, ये ऐसे कूदा तो पैरों ने इसके इधर को धक्का दिया और ये बाहर चला गया। तो क्रिया, इसने धक्का किधर लगाया था, धक्का इधर लगाया था, क्रिया किधर हुई, क्रिया बाहर की तरफ हुई। तो इसमें क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। आगे चलिए, तो तीसरा हो जाएगा इसका, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। हमने बताया है कि न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसमें पहला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर, देखो रॉकेट बल इधर को दे रहा है और रॉकेट जा इधर को रहा है, तो बल इधर को लगा रहा है और रॉकेट पर बल इधर को लग रहा है। तो जितना बल वो इधर को लगा रहा है इतना बल रॉकेट पे लग रहा है। तो
बराबर है विपरीत दिशा में हो रहा है। जब भी विपरीत की बात आ जाए तो गति का तीसरा नियम आ जाएगा, ठीक है। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिरते हैं। तो यह किस नियम पर परिस्थिति किस नियम पर आधारित है? हमने बताया ये पहले नियम पर आधारित है, जड़त्व का नियम वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाविक तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। अभी हमने देखा है कि अभी अगर नाविक अपनी नाव से कूदता है तट पे तो नाव पीछे की ओर हटेगी और वो नाविक किनारे पे चला जाएगा, ठीक है। नाव पे धक्का पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। जब बंदूक की गोली आ गई तो सीधी दूसरे नियम पर बात जाएगी। जब यहाँ पे क्या है, तीसरा नियम दे रहा है, देख लेते हैं। जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम पर उदाहरण है? तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही हो रहा है, ठीक है। पीछे की ओर धक्का लगाने वाला जो हिसाब है, अगर वो पूछता वेग से संबंधित या संवेग से संबंधित तब उसे सेकंड में रखते, ठीक है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्न में से किन स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है, यही इसका सही हो जाएगा क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछ रहा है, तीसरा नियम पूछ रहा है। कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है? देखो आपको याद हो जाने चाहिए करते करते। तो रॉकेट लॉन्चिंग ही इसका तीसरे नियम पर आधारित है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर, ठीक है। बल की परिभाषा को कि किसी वस्तु पर बल जड़त्व की अवस्था में रहता है, वो अपनी अवस्था बदलने का विरोध करता है, ठीक है। विराम अवस्था में रहना चाहता है कोई भी पदार्थ हो वो विराम अवस्था में रहना चाहता है जैसी अवस्था में है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? हमने बताया जड़त्व का नियम है, पहले ही हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये तीनों नियम। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण, निर्वासित गैस का वेग, ये क्वेश्चन अभी आपको समझा देंगे जब बोर्ड पे करेंगे, तो इसे छोड़ देते हैं अभी। 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने तो ये संवेग बराबर होगा दोनों का। तो 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से धक्का देता है और 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है तो कितने न्यूटन के? तो दोनों का 50 से 50 कट जाएगा तो 70 न्यूटन, एक सेकेंड, जितना बल इसने लगाया है इतना ही बल जो धक्का दे रहा है उसे भी उतना ही बल महसूस होगा। जिसने 70 किलोग्राम के आदमी ने 50 किलोग्राम वाले आदमी को धक्का देता है ना, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी भी उतने ही न्यूटन का बल उससे लगाएगा, ठीक है। तो इसमें बल बराबर होंगे, उतने ही न्यूटन का बल लगेगा, 50 न्यूटन का। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो न्यूटन का नियम जो होता है वो धरती पर यानी कि हमारे गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक ही न्यूटन के बल काम करते हैं, क्योंकि उसने पेड़ से फल को गिरते हुए देखा था, सेब को गिरते हुए देखा था। तो वो केवल धरती के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही आधारित है, वो यहीं पे काम करते हैं। लेकिन वो कहाँ जाके फेल हो जाएंगे? जब प्रकाश की गति के समान कोई वस्तु चल रही हो तो वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति कर रही हो तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, न्यूटन के नियम फेल हो जाएंगे, अच्छे सिद्ध नहीं होंगे। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है स्थिर, ठीक है। प्रणोद हमेशा स्थिर होगा रॉकेट पर, याद रखना। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हमने बताया कि प्रतिरोध जब भी करेगी तो एक प्रवृत्ति क्या है? जड़त्व है, ठीक है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसकी लंबी छलांग में मदद करे। तो उसकी गति का
वो गति में आ जाएगा तो गति चलते रहना चाहेगा तो गति में वो लंबी छलांग लगा पाएगा, ठीक है, क्योंकि रुकने का एकदम से शरीर विरोध करेगा। मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर डैश के कारण हटता नहीं, तो जड़त्व है उसमें इसलिए वो हटता नहीं, ठीक है। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने तथा समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? हमने बताया जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है वो चल रही है तो वो चलती रहना चाहिए जड़त्व के कारण। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने और गतिशील वस्तु की गति में रहने, आप खुद होशियार हैं, फिर से जड़त्व आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। समापन रेखा के पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण, ठीक है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती रहती है, ठीक है। जड़ता से मतलब जड़त्व ही है, ठीक है। वो गति में है तो गड्डी की जड़ता में है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती रहती है, वो रुक नहीं पाता। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आइजैक न्यूटन, ठीक है। गति का नियम पहला नियम है ये। जब कार का घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं? हमने पढ़ लिया है कि वो जड़त्व का नियम है, ठीक है। कार में बैठा हुआ व्यक्ति के साथ जो भी क्रिया होती है वो जड़त्व के कारण होती है। जब एक गिलास में रखा हुआ कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो आप खुद भी करके देख सकते हैं इसे। किसी गिलास पर एक ताश का पत्ता रख लीजिए और उस पर एक सिक्का रख लीजिए और अब ज़ोर से ताश के पत्ते पर पुश कीजिए तो वो निकल जाएगा और सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो वो सिक्का क्या है? सिक्का जड़त्व के कारण, ठीक है, गिलास में गिर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इससे मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि तीनों नियम में पूछता क्या है। देखो, मेरा मकसद है कि आप उतना जान लें जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सारा ज्ञान लेके कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकलता। सारे ज्ञान को लेके आप एक पर्टिकुलर चीज़ को याद करें जिससे जो आपके पेपर में आ रहा है। तो मैं उसी की कोशिश में हूँ कि वो आपको पता चले, और जिन्हें वीडियो अच्छा लगे, जिन्हें समझ में आए कि हाँ यही आ रहा है, जिन्हें पता है, वो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। रेलगाड़ी में वज़न और हवाई जहाज़ में वज़न ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी इनमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चल रही होंगी तो चलते रहना चाहेंगी और रुक रही हैं तो रुके रहना चाहेंगी, इन्हें कोई हिला नहीं पाएगा जल्दी से, ठीक है। तो चल रही हैं तो चलते रहना चाहेंगी और रुक रही हैं तो रुके हुए रहना चाहेंगी। तो इन पर जड़त्व का नियम सबसे ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। स्कूटी वगैरह, बस वगैरह, ये सब इनसे हल्के हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।